हेलो स्टूडेंट्स। तो आपका स्वागत है फंक्शन के नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि लेक्चर नंबर 2। एक इससे पहले लेक्चर बन चुका है फंक्शन का, जिसमें मैंने फंक्शन का इंट्रोडक्शन दिया था और भी कुछ कुछ अलग अलग बातें बताई थी। आज फंक्शन का नेक्स्ट लेक्चर है और देखते हैं आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये कैलकुलस का बेसिक है। अगर आप इस चीज को नहीं ढंग से समझोगे तो आपको कैलकुलस में बहुत ज्यादा परेशानी आने वाली है, ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं और भी बातों को। बेसिकली हम लोग जो क्लास 12th में देखते हैं फंक्शन को, उससे थोड़ा थोड़ा हट के समझने का प्रयास करेंगे और सोचने का प्रयास करेंगे। देखिए, आप फंक्शन पढ़ चुके हो, देखते हैं कि कौन सा कलर सही रहेगा। सही, यहाँ। चलिए, आप फंक्शन जानते हो थोड़ा मोड़ा। देखिए, जो भी आप फंक्शन के बारे में जानते हो, सबसे पहला बात तो फंक्शन में दो चीज आपको पता है पूरी तरीके से। इसके अंदर आपको दो बातें अच्छे से पता है। एक तो इसके अंदर क्या होता है, इनपुट, और दूसरा इसके अंदर क्या होता है, आउटपुट। अब इनपुट भी क्या होता है, एक सेट होता है। आउटपुट भी क्या होता है, एक सेट होता है। सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड एलिमेंट्स का कलेक्शन। अब सेट में दो नंबर हो सकते हैं, इसमें भी सेट में दो नंबर हो सकते हैं, या तो रियल हो या तो कॉम्प्लेक्स हो, या तो दोनों हो, बोथ भी हो सकता है। चलिए एक और ले लेते हैं, या तो बोथ। ठीक उसी प्रकार इसमें भी तीन रियल हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं और दोनों हो सकते हैं। रियल जो होता है वो अभी पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स जो होता है वो हम लोग पढ़ते हैं। मैं आपको एक व्यू दे रहा हूं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। बोथ तो आप समझ ही रहे हो कि जब आप दोनों को पढ़ लोगे तो 1+1 करके आप अपना पढ़ सकते हो। ठीक उसी प्रकार ये आप जब आप राइट नाउ अभी जो पढ़ रहे हो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, और बोथ वही 1+1। अब देखिए, रियल नंबर में मैंने आपको बताया था, चाहे ये हो चाहे ये हो या ये हो, इसमें दो बातें आ सकती है। एक होता है सिंगल वैल्यूड फंक्शन और एक होता है मल्टीपल वैल्यूड। हम लोग कल देखे थे सिंगल वैल्यूड फंक्शन क्या था और मल्टीपल वैल्यूड। सेम उसी प्रकार से सिंगल हो गया, आउटपुट में तो वही आ जाएगा। आउटपुट तो होता ही है सिंगल वैल्यूड या मल्टीपल वैल्यूड। तो सिंगल वैल्यूड मल्टीपल वैल्यूड ये आउटपुट के लिए भी है। आउटपुट में ही बेसिकली ये सब चीज होते हैं। आपको पता है ना कि सिंगल वैल्यूड मतलब क्या है। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। तो यहाँ पे अगर टी का वैल्यू हम लोग 4 डालते हैं तो एक्स का +-2 दो वैल्यू मिलेगा, तो ये है डबल वैल्यू फंक्शन। और एक फंक्शन अगर हम लोग एक्स बराबर टी स्क्वायर लेते हैं तो यहाँ पे टी का वैल्यू 2 डालिए, +-2 डालने पे एक्स का वैल्यू एक ही मिलेगा जो कि होगा 4। तो ये हो गया सिंगल वैल्यूड फंक्शन, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। और ये हो गया डबल वैल्यूड फंक्शन। तो अब देखिए, ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है। सिंगल वैल्यूड फंक्शन जो होता है ये बेसिकली हम लोग क्लास 12 में पढ़ते हैं। जो हम लोग क्लास 12 में फंक्शन पढ़ते हैं वो रियल नंबर होता है और सिंगल वैल्यूड होता है। ये चीज रियल नंबर होता है और सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता है। कल मैंने इसके बारे में थोड़ा बताया भी है। और जो मल्टीपल वैल्यूड होता है वो हम लोग पढ़ते हैं ग्रेजुएशन में, जो कि है रियल एनालिसिस। इससे क्या पता चला कि अगर आपने रियल एनालिसिस, मैंने क्या बोल रहा कि रियल एनालिसिस प्लस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ लिया, ये पूरा आपका फंक्शन हो जाएगा। अगर आपने इस दोनों को अच्छे से पढ़ लिया, आपका पूरा बेसिक टू अप टू जितना लेवल तक पीएचडी तक करना चाहे इसी में किया जाता है,
तो आप आराम से कर सकते हो। तो रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का अगर आपका पूरा ज्ञान है तो आप पूरे तरीके से आपके फंक्शन को आप हर चीज जो सोच सकते हो सबका जवाब वहां पे मिलेगा और आप नया चीज सोच के खोज सकते हो। तो बेसिकली फंक्शन इसी दोनों के अंदर पूरी तरीके से समाया हुआ है। और हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग अभी पढ़ रहे रियल नंबर और धीरे धीरे देखते हैं। अभी तो देख, अभी एक चीज बताइए, रियल नंबर पढ़ते पढ़ते रियल एनालिसिस में थोड़ी घुस जाएंगे। तब तो हो गया रियल एनालिसिस एक अलग पार्टी हो गया, कैलकुलस से हट के हो गया। हम लोग बस ट्वेल्थ की चीजों को पढ़ेंगे और मैं बता रहा हूँ ट्वेल्थ का चीज जो होता है रियल एनालिसिस का एक छोटा सा भाग होता है। ठीक है, ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर था। अब देखिए, आप फंक्शन जो टॉपिक होता है, आप पूरी तरीके से चारों तरफ से फंक्शन से घिरे हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, चलिए लाइफ में थोड़ा देखते हैं। यू आर टोटली सराउंडेड बाय फंक्शन। डिफरेंट में कलर्स लिखते हैं, देखते हैं कौन सा कलर इस पे बेहतर बैठता है। चलिए ब्लैक लेते हैं। ठीक है, यू आर टोटली सराउंडेड बाय फंक्शन। कैसे, एक चीज बताओ, सराउंडेड कहने का क्या सेंस है, पूरा मैथ और फिजिक्स, मैथ्स और फिजिक्स पूरा फैला हुआ है आपके लाइफ में, हर तरफ फंक्शन। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, बिकॉज फंक्शन बेसिकली रिप्रेजेंट्स अ टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन क्या है, बेसिकली एक स्पेशल प्रकार का रिलेशन है। अब रिलेशन तो सब कुछ में, रिलेशन सिंबलाइज क्या, दो चीज अगर एक दूसरे से रिलेटेड है किसी भी तरह से, वो एक क्या हो सकता है, एक रिलेशन हो सकता है। और अगर वो फंक्शन के कंडीशन को फुलफिल करता है, यानी कि यूनिक के लिए यूनिक वैल्यू और सिंगल वैल्यूड होना चाहिए और भी डबल वैल्यूड होना चाहिए, तो बेसिकली वो फंक्शन कहला जाएगा। एंड एवरी थिंग, सॉरी, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, इसको एक बॉक्स में बंद कर लीजिए। एवरीथिंग इन यूनिवर्स इज कनेक्टेड और रिलेटेड टू ईच अदर। बट मैथ के अकॉर्डिंग, बट फंक्शन हैव सम मैथमेटिकल मैथमेटिकल कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट्स। हाँ, आप किसी भी रिलेशन को फंक्शन थोड़ी बोल सकते हो, हर चीज तो रिलेटेड है पर हर चीज फंक्शन थोड़ी है। फंक्शन क्या कुछ खास मैथमेटिकल कंस्ट्रेंट है जो कि ध्यान रखना चाहिए, लेकिन हाँ हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। आप यूनिवर्स में जितना भी चीज है हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। इसका क्या कहने का मतलब हुआ कि एवरी थिंग इज डिपेंडेंट या डिपेंड्स ऑन अनदर थिंग। ये तो थोड़ा सा फिलोसफिकल बात हो, अब थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं किस तरह फंक्शन आपके पूरे, चलिए दूसरे कलर से लेके लिखते हैं, चारों तरफ बंधा हुआ है। एग्जांपल से देखते हैं, जा ये तो दिख ही नहीं रहा है, ये रेड लेते हैं, समझते हैं इस बात को। अब बताइए, अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं बोलूं आपको फादर और सन क्या है, रिलेटेड एक दूसरे से। सन को किस पे डिपेंड होना पड़ता है, डिपेंड होना पड़ता है फादर पे। तो ये क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। आप लिख सकते हो, इसका फॉर्मूला बना सकते हो, फादर इज एक्स टाइम्स या सन इज एक्स टाइम्स फादर। अब देखो फादर सन को, जैसे कि मान लेते हैं कि y इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, तो बताइए x किस पे डिपेंड, y जो है यहाँ पे क्या हो गया, y डिपेंड्स अपॉन x।
आप x के वैल्यू को बदलते जाओगे, y का वैल्यू क्या होगा, बदलते जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग लेके देखें, एक चीज मैं लिख देना चाहता हूं, चलिए लिख देता हूं एक पॉइंट की तरह से, चलिए पहले दिखा देता हूं तब लिखता हूं। जैसे कि मान लेते हैं कि F इक्वल्स टू एम ए, यहाँ क्या है, F इज रिलेटेड टू एक्सेलरेशन या डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन, डिपेंड्स ऑन क्या, F मतलब फोर्स पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन कितना फोर्स लगाया जा रहा है किसी पे, तो F क्या है, रिलेटेड है एक्सेलरेशन से। कुछ भी ले लीजिए, जैसे कि एनर्जी इक्वल्स टू एच म्यू, यहाँ पे एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में क्या है, एक रिलेशन है जहां पे बीच में कांस्टेंट आया है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, जो मैं यहाँ पे बीच में आपको लिख रहा हूं, एवरी द फॉर्मूलास, द फॉर्मूले दैट you are reading in physics represents concept of फंक्शन। फंक्शन के कॉन्सेप्ट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट। अब देखिए फंक्शन मैंने बोला ना कि सिर्फ सिंगल वैल्यूड थोड़ी हो सकता है, डबल वैल्यूड भी हो सकता है। अब हम लोग पढ़ते हैं सिर्फ सिंगल वैल्यूड है, अभी वो अलग बात है, लेकिन फंक्शन तो डबल वैल्यूड भी हो सकता है। मतलब फंक्शन तो ये भी है, एक पैराबोला होता है ना, ऐसा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई पैराबोला होता है कि फंक्शन तो वो भी है, पर वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन नहीं, पर फंक्शन तो है ना भाई साहब, हम लोग तो फंक्शन देख रहे हैं ना, या फिर अभी अभी फिलहाल के लिए सिंगल। लेकिन ओवरऑल स्टार्टिंग पॉइंट में तो हमें ओवरऑल ना डिस्कस करना होगा फंक्शन एक्चुअली में पूरी तरीके से क्या होता है। तो जो कुछ भी आप फिजिक्स में जितने फॉर्मूलाज को देखते हो, मान लेते हैं एक अगला फॉर्मूला आप जो ये पढ़े हो, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है, एस ऐसे भी रिप्रेजेंट किए कर सकते हैं, एस इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। एस किसका, यहाँ पे टाइम का फंक्शन, जिस तरह इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ई इज अ फंक्शन ऑफ, सॉरी, ई इज अ फंक्शन ऑफ म्यू, एनर्जी म्यू का फंक्शन, जैसे इसको यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, फोर्स किसका फंक्शन है, एक्सेलरेशन का फंक्शन है। जो भी आप फॉर्मूलाज पढ़ते हो फिजिक्स में, सब कहीं ना कहीं फंक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से क्या पता चला, यहां से ये पता चला कि फंक्शन इज बेसिकली अ रिलेशन। फंक्शन एक क्या है, रिलेशन है, जिसमें क्या होता है, जिसमें एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब एक ऐसा चीज जो किसी चीज पे डिपेंड करे उसको कहते हैं डिपेंडेंट। जिस तरह देखिए यहाँ y x पे डिपेंड कर रहा है, तो y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। चलिए इसी को लिख देते हैं। हम लोगों ने क्या सीखा, फंक्शन इज बेसिकली रिलेशन, किसके किसके बीच में हो सकता है, रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेरिएबल के बीच में है ना, वेरिएबल्स, कांस्टेंट वेरिएबल, जैसे y इक्वल टू 2, ये भी एक फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और क्या, वेरिएबल्स कांस्टेंट के बीच में हो सकता है, इन इन विच, जहां पे इन विच देयर आर टू वेरिएबल्स, जहां पे दो वेरिएबल होते हैं। कौन कौन से, एक होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो इंडिपेंडेंटली अपना वैल्यू लेते हैं, एक होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसा नहीं है कि एक गिवन इक्वेशन के लिए डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल फिक्स होता है, समझ रहे ना, ये भी मैं लिख रहा हूं, क्या मैं इसका बात बता रहा हूं समझ में आ जाएगा अभी आपको। इट इज नॉट नेसेसरी। देखिए कल जो मैंने फंक्शन का क्लास दिया उसमें दो कंडीशन बताया था कि सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, यूनिकली डिफाइन होना चाहिए और ईच एलिमेंट कंसीडर्ड होना चाहिए, मतलब अटैच होना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। इट इज नॉट नेसेसरी दैट इन एन गिवन इक्वेशन, इन एन इक्वेशन के लिए लिखते हैं, इन एन इक्वेशन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर फिक्स्ड। चलिए अब समझते हैं इस बात को।
जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं बातों को। जैसे मान लेते हैं कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। बताइए यहाँ पे कौन इंडिपेंडेंट है और कौन डिपेंडेंट। अगर मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करूं और मैं डिपेंडेंट वेरिएबल की, डी भी मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल और आई भी मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो बताइए x का वैल्यू लीजिएगा तो y का वैल्यू क्या, x का वैल्यू 1 लेने पे y का वैल्यू 1 आएगा, x का वैल्यू 2 अगर लेते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ x क्या है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y क्या है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। बात समझ में आ रही है ना। अब मैंने क्या बोला, जरूर देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन में क्या है, इस इक्वेशन में x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है। अब मैंने क्या बोला कि ये जरूरी नहीं है ना कि आपका जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो, फिक्स हो। जैसे कि देखिए अगर इसी इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख दिए, कैसे लिख दे, x इक्वल टू रूट अंडर वाई, x इक्वल टू क्या हो जाए रूट अंडर वाई। इसी इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x इक्वल टू क्या हो जाए रूट अंडर वाई बोलते हैं। और यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं कि y का वैल्यू हम लोग ले रहे हैं, तो बताइए यहाँ पर अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन बन गया y, और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन बन गया आपका x। और एग्जांपल लेते हैं, चलिए मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा 16t स्क्वायर, और हम लोग यहाँ पे टाइम का वैल्यू जैसे t बराबर 1 सेकंड लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट 16 होगा, 2 सेकंड लेंगे तो 16 चौके 64 होगा। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जिसका इंडिपेंडेंटली वैल्यू लिया जा रहा है, अपने मन से वैल्यू लिया जा रहा है, तो t का वैल्यू ले रहे हैं तो s का वैल्यू मिल रहा है, तो t इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि t इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ s बाई 16। अब बताइए इस केस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका क्या हो गया, s हो गया, और डिपेंडेंट वेरिएबल आपका क्या हो गया, टी हो गया। तो ऐसा जरूरी नहीं है गिवन इक्वेशन के लिए जो है आपका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल बदल जाए, पर इक्वेशन का ओरिजिनल फॉर्म या मीनिंग नहीं बदलता है, बट द मीनिंग, ओरिजिनल मीनिंग, ओरिजिनलिटी ऑफ इक्वेशन डज नॉट चेंज। ग्राफ व्राफ जो भी है सब वैसा ही बनेगा, डोंट वरी बी हैप्पी वाला, समझ रहे ना। उसका ओरिजिनलिटी में कोई मतलब उसके रिले, एक चीज बताइए, अगर आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को x इक्वल टू रूट वाई लिख दिए तो क्या दोनों अलग बात हो गया, क्या दोनों का मीनिंग अलग हो गया, क्या नहीं हो गया। दोनों एक ही चीज को दिखाने का दो तरीका, आपने उसके फॉर्म को बदला है, फॉर्म बदलने से उसका मीनिंग थोड़ी बदलेगा। ये भी यही बोल रहा है, ये भी यही बोला, पर हाँ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यहाँ पे डिपेंडेंट अब ये हो जाएगा और यहाँ डिपेंडेंट उसका क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। लेकिन एक्चुअल ये भी एक पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पैराबोला को सिंपली रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आ रही होगी। तो ये बेसिकली क्या था कि फंक्शन डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। जैसे कि अगर आप लिखते हो, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग कि y इक्वल्स टू एफ एक्स, y का वैल्यू एफ एक्स होता है। बताइए यहाँ पे x क्या है, x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये हो गया इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में लिखा हुआ। जैसे कि b आप बराबर लिखते हो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ बताइए t क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अपना वैल्यू लीजिए t का और आपको s मिलेगा, और s क्या है यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो बात आपको समझ में आ रही है। एक फंक्शन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, s इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मैंने कल बताया शॉर्ट में लिखने का तरीका। बात समझ में आपको आ रही होगी। तो आप एक फंक्शन को डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में भी आराम से लिख सकते हैं। अब चलिए, कल हम लोगों ने क्या देखा था, कल हम लोगों ने रोस्टर फॉर्म देखा था, यानी कि ऐसा फॉर्म। कल जो हम लोग देखे थे, पहले कौन सा फॉर्म देखे, फर्स्ट टाइम देखे थे ऐसा फॉर्म, सेकेंड देखे ऑर्डर पेयर वाला फॉर्म, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्या था डोमेन और ये क्या था रेंज। एक एग्जांपल लेता हूँ, बताइए। एक मान लेते हैं फंक्शन डिफाइन हो रहा है y, जो कि है ऐसे 2 3 1 2 4 2 2 6। अब मैं पूछ रहा हूं कि क्या y एक फंक्शन है। बताइए, फंक्शन चेक करने के लिए दो कंडीशन चेक करना है, पहले यूनिकली डिफाइन है कि नहीं, और क्या कहते हैं सब एलिमेंट रिलेटेड है कि नहीं। बताइए यहाँ पे चेक करने का क्या तरीका है, डोमेन और रेंज देखेंगे। बताइए ये क्या है डोमेन
और ये क्या है, रेंज। बताइए एक खास डोमेन के लिए दो रेंज नहीं होना चाहिए, अगर इसके लिए दो रेंज हो जाएगा तो फंक्शन नहीं होगा। देखिए डोमेन यहाँ पे दो है, और ढूंढिए क्या दो के लिए और कोई वैल्यू है। देखिए यहाँ पे दो के लिए दो वैल्यू आ रहा है, एक बार 3 ले रहा है, एक बार 6 ले रहा है। तो क्या ये फंक्शन है? जी नहीं, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक खास दो वैल्यू पे फंक्शन का दो अलग अलग वैल्यू आ रहा है, यानी कि ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन नहीं है। तो ये फंक्शन अभी तक के नॉलेज के हिसाब से फंक्शन नहीं है, यानी कि एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन नहीं है। इस बात को ज्यादा गौर से समझ, लेकिन 12 से बोल दिया जाता है ये फंक्शन नहीं है। तो अगर ऑर्डर पेयर के फॉर्म में दिया रहता है ऐसे पहचाना जाता है। थर्ड जो हम लोगों ने फॉर्म देखा, अभी थर्ड फॉर्म क्या देखा? थर्ड फॉर्म आप कह सकते हैं कि इन द फॉर्म ऑफ डिपेंडेंट डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में हम लोगों ने देखा, यानी कि एग्जांपल के तौर पे y इक्वल टू 2x प्लस 3। यहाँ पे x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो तीनों फॉर्म में आप बेसिकली चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं होने वाली है। बात समझ में आ रही होगी। तो ये बेसिकली फंक्शन का हम लोग कुछ कुछ और बैकग्राउंड समझ, पूरा दुनिया में जितना भी फॉर्मूलाज आप पढ़ते हो सब फंक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो एक प्रकार का वो सब एक फंक्शन ही है, क्योंकि वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। जैसे एफ इक्वल टू एम एक्सलेशन फोर्स पे डिपेंड करता है, एस इक्वल टू यू टी टाइम डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट चीज है, एस डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही है? वो बेसिकली एक रिलेशन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो जो कोई फॉर्मूला आप देखते हो वो बेसिकली एक फंक्शन को ही रिप्रेजेंट या दर्शा रहा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग, अगर हमें ये चेक करना हो, अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि बेसिकली जो है हम लोग फंक्शन कोई है कि नहीं है उसको चेक करने का तरीका कितना देखे। एक तरीका तो ये देखे, अगर ऐसा दो गो डंडा आ गया तो सीधे बोल देंगे फंक्शन क्या होगा, नहीं। एक तरीका ये देखे कि अगर ऐसा कहीं लिखल होगा तो खटाक से बोल देंगे नहीं। और एक तरीका यहाँ पे देखे, क्या देखे, यहाँ पे देखे थे ना कल कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, ये भी फंक्शन नहीं है। तो एक तरीका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का देखे ना, मतलब एक किसी भी चीज को हम देख के बताना चाहते हैं कि ये जो चीज है वो फंक्शन है कि नहीं। तो वो चीज किस किस प्रकार में हो सकता है, जैसे कि समझिए एक इंसान का कितना भेष हो सकता है कि अगर एक चीज को देख के आपको बताना हो कि वो इंसान है कि नहीं, तो बहुत वेशभूषा में आ सकता है। बात समझ रहे हैं ना? उसी तरह फंक्शन को, अगर कोई भी चीज को आपके सामने हजार चीज है, हजारों को देख के बताना है कि फंक्शन है कि नहीं, तो आखिर फंक्शन इस चीज, अब फंक्शन इंसान के रूप में थोड़ी आएगा, फंक्शन का कुछ रूप होगा ना। तो फंक्शन कितने रूप में आ सकता है? फंक्शन एक, या तो इसको कहा जाता है रोस्टर फॉर्म कह दीजिए, शायद टेबुलर या रोस्टर फॉर्म, जो भी हटाइए उसका कोई जरूरत नहीं है। फिर एक फॉर्म ऐसा दिख सकता है, तो ऐसा में आप पकड़ लीजिएगा, अगर दो गो है तो पक्का फंक्शन नहीं होगा। ऑर्डर पेयर के फॉर्म में दिख सकता है, तो अगर एक डोमेन के लिए मीनिंग सबका एक ही है, एक डोमेन रिप्रेजेंटेशन अलग अलग हो गया, एक ही चीज को दिखाने का 10 तरीका होता है ना। तो यहाँ पे अगर देखिएगा एक सिंगल डोमेन के लिए दो रेंज आ रहा है तो फिर गलत हो गया। एक डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में देखिएगा कि सिंगल वैल्यूड नहीं आ रहा है, तो सबका सिंगल वैल्यू तो ये भी नहीं है। कहने का सेंस है, इसमें डायरेक्ट पता चल रहा है कि एक वैल्यू डालने पे क्या दूसरे का y का दो वैल्यू आ रहा है या x का दो वैल्यू आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो तीन तरीके से अगर चेहरा आएगा तो हम देख के समझ जाएंगे तुरंत कि फंक्शन है कि नहीं। एक चौथा तरीका से जो चेहरा आता है जिसमें हमको पता होना चाहिए, ग्राफिकल टेस्ट, ग्राफिकल टेस्टिंग ऑफ फंक्शन। मतलब आपको कोई ग्राफ दे देगा, क्या करना है डायरेक्ट समझेंगे एग्जांपल से, डोंट वरी बी हैप्पी। मान लेते हैं कि आपके पास एक ग्राफ दे दिया, बोला कि बताइए बाबू क्या ये एक फंक्शन है कि नहीं है। आपके पास कोई भी एक ग्राफ दे दिया, मान लेते हैं, पूछ देगा कि क्या ये एक फंक्शन है कि नहीं है। अब देखिए क्लास 12 से फंक्शन का क्या मतलब होता है, बार बार बोल रहे हैं, सिंगल वैल्यूड फंक्शन, सिंगल वैल्यूड लिख भी देते हैं, सिंगल वैल्यूड। अगर मान लेते हैं आपको एक ग्राफ दे दिया, क्या ये फंक्शन है, पूछ दिया। मान लेते हैं कि आपको एक ग्राफ दे दिया ऐसा, क्या ये फंक्शन है, आपको एक ग्राफ दे दिया, क्या ये फंक्शन है।
मतलब बेसिकली आपको ग्राफ देके पूछा जा रहा है कि बताइए मेरे को कि क्या ये एक फंक्शन है। ठीक है, अब आपको चेक करना है क्या ये फंक्शन है। तो ग्राफ देख के कैसे हम पकड़ेंगे कि कोई भी जो चीज दिया हुआ है हमें वो चीज जो है फंक्शन है कि नहीं है। तो इसका एकमात्र तरीका है, इसको कहा जाता है बाय ड्राइंग। अब मीनिंग भी ऐसा क्यों कहा जाता है समझ में भी तुरंत आ जाएगा। बाय ड्राइंग वर्टिकल लाइन, vertical line if it cuts the graph at 2 point, then the graph is not a function। फंक्शन का मतलब आप समझ रहे हैं, सिंगल वैल्यूड फंक्शन, बार बार बोल रहे हैं। इसको कहा जाता है एक वर्ड भी कि वर्टिकल लाइन टेस्ट, ये भी कहा जाता है लाइन टेस्ट। कितनों वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए, 1000 करिए, 5 लाइन करिए, 10,000 करिए, अगर वो ग्राफ को 2 जगह काट रहा है तो वो फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, और अगर एक जगह काट रहा है तो वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब ऐसा क्यों कहा जाता है आप समझ में आपको आ जाएगा तुरंत। देखिए जैसे कि इसको इसको देखना है, ये फंक्शन है कि नहीं है। तो आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए, चलिए ड्रॉ किए, 1 बार 2 वर्टिकल लाइन, कोई भी वर्टिकल लाइन अगर 2 बार काट दिया तो कांड हो गया। समझ रहे ना, कोई भी, जैसे कि अभी हमको तुरंत आपको चेक करवा, कोई भी बड़े, एक ही नहीं, कोई भी। हाँ जी, कोई भी वर्टिकल लाइन। तो बताइए क्या यहाँ पे 2 जगह काट रहा है? नहीं, सब जगह ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट रहा है, एक ही पॉइंट पे ग्राफ क्या हो रहा है, कट रहा है। तो ये फंक्शन है। अब ऐसा क्यों है इसको समझ में भी आएगा। बताइए क्या ये फंक्शन है? तो जी हाँ, अगर कोई पूछे ये फंक्शन है कि नहीं तो फंक्शन है। अब इसको देखते हैं, यहाँ किए, 1 बार काटा, 2, 1 बार काटा, 1 बार काटा, 1 बार काटा, देखिए यहाँ पे कितना बार काट दिया, 2 बार काट दिया कि नहीं, 2 बार काटा कि नहीं। अब समझिए, सबसे पहले तो लिखिए ये क्या फंक्शन है। फंक्शन ये नहीं है। पहले तो रूल्स है, अब क्यों नहीं है इसको थोड़ा समझते हैं बातों को ढंग से। हाँ, अरे जो दूसरा कलर हम रेड लेते हैं, चलिए। क्यों नहीं, अब बताइए, ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। बताइए, ये एक्स का वैल्यू पुट कर रहे हैं। एक ग्राफ अगर हम कल भी आपको बताए थे कि मान लेते हैं ये एक एफ एक्स फंक्शन है। अगर हम पूछे कि x1 पे इस फंक्शन का क्या वैल्यू, तो कुछ y का वैल्यू होगा, तो बताइए इसका कोऑर्डिनेट क्या था, x1 कॉमा x1 पुट करने पे fx1 था ना, तो ये इसका कोऑर्डिनेट था ना, मतलब x1 पे इसका वैल्यू क्या होगा, fx1। अब देखिए, कि मान लेते हैं कुछ x1 पॉइंट है, इस x1 पॉइंट पे ग्राफ का कितना वैल्यू मिल रहा है, ग्राफ का 2y का वैल्यू मिल रहा है। y का वैल्यू किसको दिखाता है, रेंज को, और x का वैल्यू किसको दिखाता है, डोमेन को। तो बताइए एक डोमेन के लिए, यहाँ पे एक डोमेन के लिए 2 वैल्यू मिल रहा है, 2 रेंज R1 और रेंज R2। तो बताइए एक डोमेन के लिए 2 वैल्यू मिलेगा तो कभी फंक्शन होगा? जी नहीं। इसलिए जो कहा जाता है कि दो, अगर वर्टिकल लाइन 2 जगह काट दे तो वो फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता। बार बार बोल रहे हैं, बताइए ये क्या होगा। ये तो सीधे देख के हो गया कि ई भी फंक्शन नहीं होगा। ई फंक्शन होगा क्या, ई भी फंक्शन नहीं होगा। ई फंक्शन होगा क्या, नहीं तो लग रहा है कि हाँ ई फंक्शन होगा क्या, ये फंक्शन होगा क्या, वर्टिकल लाइन टेस्ट, ये फंक्शन नहीं होगा। तो मतलब आप मीनिंग देखिए, सबका एक ही है ना। मीनिंग देखिए, इससे ग्राफ से देखिए कि इससे देखिए कि इससे देखिए कि इससे देखिए, सब एक के बात को कह रहा है। किस बात को कह रहा है, यूनिक वैल्यू, यूनिक इनपुट के लिए यूनिक आउटपुट होना चाहिए, यूनिक इनपुट के लिए यूनिक आउटपुट होना चाहिए। बात समझ रहे ना, यूनिक इनपुट के लिए यूनिक आउटपुट होना चाहिए। जैसे कि अभी हम देखिए, अभी हम आपको चीज दिखाते हैं। जैसे कि हम लोग सवाल किए थे ना कि एक्स बराबर टी स्क्वायर, ये एक फंक्शन है ना, जी हाँ है। तो देखिए टी क्या बोलता है कि टी का एक वैल्यू लीजिएगा क्या, सॉरी टी का 2 वैल्यू लीजिएगा तो आपको y का एक ही वैल्यू मिलेगा 4। तो देखिए इसको समझिए, ये ग्राफ वैसा ही है। देखिए एक चीज बताइए, यहाँ पे देखिए y इसका एक वैल्यू मिला, इस देखिए हम उसको दूसरे कलर से दिखा दें, इस ग्राफ में गौर करिए,
अगर आप x का ये वैल्यू लेते हैं तो y का कौन सा वैल्यू मिलता है, ये वैल्यू, यानी कि ये मिलता है y का वैल्यू। और बताइए अगर आप x का ठीक इसी जगह पे ये वैल्यू लेते हैं तो फिर भी देखिए y का कौन सा वैल्यू मिल रहा है, वही वैल्यू मिल रहा है। तो बताइए x के दो वैल्यू पे y का कितना वैल्यू मिल रहा है, y का एक वैल्यू मिल रहा है। ई कैसा था, ई ऐसा मुकरा था ना, ई भी इससे रिलेटेड और ई भी इससे रिलेटेड, तो ये फंक्शन होता था। हम बोले थे ना कि एक आदमी दो जगह नहीं हो सकता है, पर दो आदमी एक जगह बिल्कुल हो सकता है। तो ये इसका ग्राफ है, इससे भी आप समझ सकते हो कि x के दो वैल्यू पे y का एक वैल्यू मिलने का क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। तो इसको कहा जाता है वर्टिकल टेस्ट। वर्टिकल टेस्ट मतलब क्या, वर्टिकल लाइन से हम लोगों ने चेक किया कि हमारा जो चीज है वो चीज एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रही है ना। फंक्शन भी बहुत प्रकार का, ये सब कंटिन्यूअस फंक्शन, देखिए कहीं पे भी डिस्कनेक्ट हुआ है लाइन, सब जगह एकदम स्मूथ कर्व है, कंटिन्यूअस है, कोई दिक्कत नहीं है। शार्प भी होता है, देखेंगे डोंट वरी, सब टाइप में आ जाता है। तो ये बेसिकली आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, डोंट वरी भी। अब चलिए हम लोगों ने फंक्शन को थोड़ा और समझा, थोड़ा और चेक किया, और सिंगल वैल्यूड पे ज्यादा जोर दे रहे हैं अभी, आपको पता है ये बात। अब चलिए आगे जो हम लोग अब देखने वाले हैं पॉइंट, वो पॉइंट हम लोग बेसिकली जो आगे तेरी ब्लैक पेन आ जा, खट खट खट, हाँ। आगे जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि फंक्शन अभी हम लोग किसमें देख रहे हैं, इससे पहले हम लोग कहाँ तक देखे, सब कुछ देखे किसमें था, कहाँ गया रे बाबा, एक्स वाई में था। देखिए किसमें था, एक्स और वाई में। बताइए एक्स और वाई कौन सा होता है, एक्स और वाई होता है कार्टीजियन प्लेन। कार्टीजियन प्लेन जिसमें एक्स और वाई हो, उसको हम लोग कार्टीजियन प्लेन कहते हैं। समझ रहे हैं, तो कार्टीजियन नहीं कहते हैं, कार्टीजियन एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। अब आपको पता है कि एक प्लेन में दूसरा भी चीज होता है जिसको हम लोग कहते हैं पोलर। तो फंक्शन इन पोलर कोऑर्डिनेट, मीनिंग वही है फंक्शन का, बस अब अलग तरीके से दिखा रहे हैं। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप क्लास 11 से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कैसे हम लोग कार्टिजन से पोलर में जाते हैं और पोलर से कार्टिजन में जाते हैं। तो देखिए फंक्शन जिस तरह, देखिए कार्टिजन में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम लोग बात करें कार्टिजन की, कार्टिजियन की बात करें अगर हम लोग, तो कहते थे क्या, y बराबर एफ एक्स, मतलब y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। लेकिन अगर हम लोग बात करें पोलर में, पोलर में अगर हम लोग बात करें तो हो जाता है r इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ थीटा, क्योंकि पोलर में आपको पता है दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक होते हैं r और थीटा। ऐसा क्यों होता है, ये सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बातें हैं, वो आपको जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोई टीचर पढ़ाएंगे तो आपको समझा देंगे, अभी हम लोग वो नहीं कर सकते हैं बातें। तो यहाँ पे जिस तरह y एफ एक्स का फंक्शन, y x का फंक्शन हुआ करता था ना, देखिए यहाँ पे इक्वेशन y और x में होता था ना, और यहाँ पे कैसा बनेगा, एक पोल होता है, इसको इनिशियल लाइन कहा जाता है, और यहाँ पे कुछ भी थीटा आप ले सकते हैं, ये थीटा होता है। तो इस पॉइंट पे जैसा है, जैसे सर्किल बनाते हैं आप, ये आर होता है, ये थीटा होता है। थीटा हमेशा एक्स हॉरिजॉन्टल से लिया जाता है, यहाँ आर थीटा होता है और यहाँ पे एक्स वाई होता है। अब इस दोनों में कन्वर्जन आपको पता है पूरे अच्छे तरीके से, बिल्कुल पता है कि जैसे कि अगर हम लोग बात करें, ये मान लेते हैं कि हमारा वाई है, ये हमारा एक्स है, एक्स से हम लोग एक पॉइंट लिए यहाँ पे, कि जब हम थीटा एंगल पे, तो बताइए इसका ये कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं कि एक्स होगा कि वाई होगा। तो बताइए एक्स बराबर क्या होता है, आर कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री लगा लीजिए, वाई बराबर क्या होगा, आर साइन थीटा। एक्स अगर आर और थीटा दे ले तो आप एक्स और वाई निकाल सकते हैं, एक्स वाई दे ले तो आर और थीटा। बताइए आर ये है ना, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है ना, तो बताइए एक्स वाई डिस्टेंस फॉर्मूला से आर में निकाल सकते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये सब बाद की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका बेसिकली रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है कि आर जो होता है फंक्शन ऑफ थीटा, एज फॉर अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा आर बराबर 2a cos थीटा, ऐसा ऐसा मिलेगा, आर बराबर मिलेगा cos थीटा, ऐसा सब आपको मिलेगा, ठीक ना। जैसे कि आर बराबर मिलेगा साइन थीटा प्लस cos थीटा। आर और थीटा में बेसिकली जब रिले देखे ना, यहाँ पे आर किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है ना, आर किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है। तो अगर फंक्शन पोलर कोऑर्डिनेट की हम बात की जाए तो बेसिकली जो फंक्शन होता है वो फंक्शन क्या होता है, वो फंक्शन होता है आपका आर और थीटा में एक रिलेशन। बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं ना।
तो यहाँ तो समझ में आ रही है, यहाँ पे क्या है ये आर, अरे भाई साहब, ओहो हो, हाँ 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 हाँ, आर किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है। बात आपको समझ में आ रही होगी। तो ये बेसिकली किसमें है, फंक्शन इन पोलर कोऑर्डिनेट। फंक्शन का कॉन्सेप्ट वही है कि एक थीटा के वैल्यू पे आर का दो वैल्यू, मतलब सॉरी क्या कहते हैं, हाँ, एक इनपुट पे दो वैल्यू नहीं आना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना। और चेक भी किया जाता है यहाँ पे। इसलिए जनरली इस सबको दूसरा देखिए, पोलर कोऑर्डिनेट में अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक चीज समझिए, देखिए cos थीटा का वैल्यू वन कब कब होगा, इनफाइनाइट वैल्यू पे cos थीटा का वैल्यू वन हो सकता है ना। इसलिए ना इसको जनरली जो है ना, इसको सिंगल वैल्यूड फंक्शन में नहीं रखा जाता है, क्योंकि आपको पता है, एक ही बताइए, अगर हम साइन का ग्राफ बनाए, साइन का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। तो ये क्या होता है, वन, ये होता है माइनस वन। बताइए यहाँ पे भी वन है, एक्स का ही वैल्यू डालने पे भी आंसर मिले वन मिलेगा। एक्स का ये वैल्यू डालिएगा तब भी वन मिलेगा, एक्स का ये वैल्यू डालेगा तब भी वन मिलेगा। अरे सही तो है। हाँ सही है, सही सही, इनपुट दो डालने पे आउटपुट तो एक आ सकता है ना। हाँ हाँ, सही सही सही, कोई दिक्कत नहीं। हाँ इसलिए ये है, अब ऐसा ही डालिएगा, एक्स का ये वैल्यू डालिए वन, उससे कोई, अरे भाई इसका हजार हो, उससे कोई मतलब थोड़ी है, एक ही हो उससे कोई मतलब नहीं। डोमेन वाला सेट जो है, दो नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गलत बात है ना, ये गलत बात थोड़ी है। दो आदमी एक जगह हो, अरे यार ये भी तो सही बात है। एक आदमी अगर दो जगह मुंह मार रहा है तो ये गलत बात है। इंडियन कल्चर में ऐसा नहीं होता है, फॉरेन में ये बात गलत हो जाता है। समझ रहे हैं ना। तो ये बात ध्यान में रख के चले कि हम लोग का इंडियन कल्चर में जो शादी होता है ना, जस्ट लाइक वही फंक्शन है। और फॉरेन में ये बात फॉलो नहीं होता, पर फिर भी फॉरेन में फंक्शन फंक्शन ही होता है, फॉरेन में एक आदमी 10 आदमी शादी कर लेता है। तो चलिए ये बात आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही होगी, तो कोई डाउट नहीं होगा इसमें। ठीक है। अब देखिए, आपको पता है अगर आपके पास दो इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन ग्राफ से कैसे निकलता है। जैसे मान ले y इक्वल टू, अगर बोलेगा 2x+3, और कहीं पे y इक्वल्स टू है 5x+2। अब बोलेगा कि कौन कौन से x का वैल्यू, मतलब सॉल्यूशन बताइए इसका। इक्वेशन वन है, इक्वेशन टू है। आपको पता है दोनों का आप आराम से सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करने पे x और y का वैल्यू निकाल लोगे। अब इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे होगा, अगर इसी फंक्शन को ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन निकालना है आपको, तो ये मान लो एक, दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। बात आपको पता है, दो जगह पे कर रहा है तो दो सॉल्यूशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे तो कितना सॉल्यूशन होंगे, दो सॉल्यूशन होंगे। जैसे कि अगर ग्राफ आपके पास ऐसा आ जाए, ग्राफ आपके पास ऐसा आ जाए, दो जगह पे कट कर रहा है ये दोनों ग्राफ, दो मतलब दो कॉमन सॉल्यूशन होंगे, मतलब इस दोनों इक्वेशन के, इस दोनों ग्राफ के, इस दोनों ग्राफ का अगर आप सॉल्यूशन निकालिएगा, तो ग्राफ क्या होता है, एक फंक्शन होता है ना यार। एक ये भी तो एक फंक्शन ही है, ये भी तो एक फंक्शन ही है। एक फंक्शन का अगर आप दो दो फंक्शन अगर आप सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, तो दोनों का इंटरसेक्शन ग्राफिकली मेथड से अगर देखें, अगर आपको बोल दे, दो ग्राफ दे दे, दोनों का बोलेगा सॉल्यूशन क्या होगा, तो आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ढूंढिए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या बताएगा, सॉल्यूशन बताएगा। बात आपको समझ में आ रही होगी, आपके बड़े से और छोटे नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं, इनइक्वालिटी, जो कि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है समझने के लिए। फंक्शन को समझिएगा बात को, इन इक्वालिटी, इनइक्वालिटी के कुछ कुछ रूल्स होते हैं जो आपको ध्यान में रख के चलने हैं। बात समझ में आ रही है ना। अब देखिए इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, इनइक्वालिटी का मतलब आप एक लाइन में समझ रहे हो, अब व्हाइट से लिखते हैं थोड़ा सा। इनइक्वालिटी का मतलब आप समझ पा रहे हो, इनइक्वालिटी का मतलब होता है, चलिए अपनी भाषा में लिखते हैं, इनइक्वालिटी का मतलब होता है नॉट इक्वल। क्या होता है, नॉट इक्वल, इक्वल नहीं हो, यानी कि नॉट इक्वल। जैसे कि कहीं पर अगर x बराबर 2 है तो ये क्या है, ये है इक्वालिटी। और अगर कहीं पे x ग्रेटर देन 2 है तो ये है इनइक्वालिटी। क्या बताइए, x 2 के बराबर है, नहीं है, इनइक्वालिटी होता है ये। और मैंने आपको इससे पहले इनइक्वालिटी को समझने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पहला लेक्चर में जो मैंने इंटरवल्स का कॉन्सेप्ट बताया है, इंटरवल्स का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब फंक्शन में क्या रोल है भाई साहब, फंक्शन में तो भाई बहुत खतरनाक रोल निभाता है। कैसे? टू अंडरस्टैंड एंड प्रिडिक्ट द डोमेन प्रिडिक्ट द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। अभी देखिए मैं डोमेन रेंज नहीं बता रहा हूँ ना, डोमेन रेंज हम लोग डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। अभी आप डोमेन मतलब क्या समझ रहे हैं, नॉर्मली तो जानते हैं ना, इनपुट और आउटपुट। डोमेन रेंज ऑफ अ फंक्शन, एक फंक्शन के डोमेन और रेंज को बताने के लिए इनइक्वालिटी का बहुत यूज होता है। ऐसा क्यों? बिकॉज आपको पता है कि कई ऐसे फंक्शन है, तो बता क्यों बता रहे हैं, बिकॉज अ फंक्शंस वैल्यू may be defined somewhere और may not be। इसका क्या मतलब हो गया कि वैल्यूज में occur in intervals। इंटरवल में क्या हो सकते हैं, वैल्यू अकर कर सकते हैं। कहने का क्या सेंस है, जैसे ये बताइए, अगर आपसे कोई बोले कि y इक्वल टू 1/x, तो बताइए इसका डोमेन क्या होगा, बताइए। जहां पे फंक्शन डिफाइन होना चाहिए ना, ये तो बोला ना कि भाई फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, तो बताइए यहाँ पे क्या x का वैल्यू ले सकते हैं 0? बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। अगर इसका डोमेन लिखिएगा तो डोमेन इसका पूरा रियल नंबर तो होगा, पर उसमें क्या 0 होगा? 0 नहीं होगा। तो इसी चीज को रिप्रेजेंट करें इंटरवल के तरीका से, कैसे रिप्रेजेंट, देखिए यहाँ पे क्या है, x का वैल्यू क्या हो सकता है, जैसे मान लो यहाँ 0 है, तो सब वैल्यू हो सकता है x का, और 0 पे क्या हो जाएगा, अंडा, और इधर भी क्या हो जाएगा, सब वैल्यू। इसको ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 है, 0 पे ओपन कर दीजिए यूनियन 0 टू इन्फिनिटी, या तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, आज इसमें 0 क्या होना चाहिए, 0 भी इंक्लूड है, 0 हटा दीजिए। तो देखिए इंटरवल का यूज हुआ ना, इंटरवल तो इनइक्वालिटी के लिए ना आता है, तो इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज्यादा जरूरत है। बात समझ में आ रही है ना, बहुत ज्यादा जरूरत है, समझ रहे हैं ना बात को, बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इसका हर फंक्शन, बहुत ऐसा फंक्शन आपको, बहुत क्या हजार मैक्सिमम जो फंक्शन होते हैं वो सब में थोड़ी होते हैं, खास इंटरवल में डिफाइन होते हैं। जैसे अगर कोई ऐसा फंक्शन दिख जाए आपको, बताइए y इक्वल टू 1/x, 1/x प्लस 1, 1/x प्लस 2। अब बताइए इस पूरे फंक्शन अगर डोमेन पूछेगा तो बताइए x की कहाँ क्या क्या नहीं होना चाहिए, x 0 नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए, -2 नहीं होना चाहिए, तो अनडिफाइन हो जाएगा, तो ये सब हट जाएगा डोमेन से ना, तो इंटरवल में डिफाइन होने लगा। तो इसलिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए इनइक्वालिटी का बहुत ज्यादा यूज होता है। बात समझ में आ रही है ना? अब देखिए समझ में आया इनइक्वालिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप फंक्शन के बेसिक दो, देखिए फंक्शन डिफाइन दो चीज से समझा देता है, एक उसका डोमेन, मतलब कौन कौन सा वैल्यू वो ले सकता है, एक उसका रेंज, मतलब कौन कौन वैल्यू निकाल सकता है फंक्शन का, ये दो चीज बहुत खास होता है। और इसी दोनों को कैलकुलेट करने में इनइक्वालिटी सबसे ज्यादा मेजर रोल निभाता है, और इनइक्वालिटी को समझने के लिए इंटरवल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने कल के क्लास में बताया है। अब देखिए अभी आपने देखा x ग्रेटर देन 2, अब यहाँ पे क्या था, ये था लीनियर। जरूरी थोड़ी इनइक्वालिटी लीनियर ही होगा, इनइक्वालिटी लीनियर जरूरी नहीं है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है। ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है। इनइक्वालिटी हायर डिग्री का भी, एन पे एन भी जा सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, एन डिग्री, तो हायर पर फाइनाइट होगा, ठीक ना। अब को ऐसा जरूरी थोड़ी है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है। इनइक्वालिटी कैसा, मतलब √x/√y+1, ऐसा भी हो सकता है। अब यही देखिए इनइक्वालिटी ऐसा भी हो सकता है, इरेशनल। इनइक्वालिटी का साइन कौन कौन होता है, इनइक्वालिटी कितने प्रकार के हो सकते हैं, या तो ग्रेटर देन, या तो लेस देन, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू, और इक्वल टू, या तो लेस देन इक्वल टू, चार प्रकार के बेसिकली हो सकते हैं। तो बताइए लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, एन डिग्री का भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। तो
इतने प्रकार के हो सकते हैं, जरूरी नहीं। अब बेसिकली हम लोग कैसा पढ़ते हैं, हम लोग वैसा पढ़ते हैं और जनरली रैशनल पढ़ते हैं। होने के लिए बहुत प्रकार के हो सकते हैं, इतने प्रकार के आप इनइक्वालिटी बना सकते हैं। और हम लोग देखेंगे भी चीजों को, लोगैरिथमिक इनइक्वालिटी भी हो सकता है, ऐसा भी अगर आपको दे सकता है ना भाई कि log x का वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, तो ये भी तो एक इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का बेसिक मतलब है कि यहाँ पे इक्वल नहीं होना चाहिए, चाहे उसके अगल बगल जो रहे। इतना बात आपके दिमाग में जा रही होगी। अब चलिए, ये बात आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बेसिकली इनइक्वालिटी के बारे में आपको बता रहा हूँ, इनइक्वालिटी दिखता कैसा है, क्या जरूरत है, कितने प्रकार का हो सकता है। सॉरी। अब देखिए, कुछ कुछ लॉज है या रूल्स कहिए, रूल्स जो आपको ध्यान में रखना है। रूल्स ऑफ इनइक्वालिटीज, पहला रूल। इसके लिए पहले कंडीशन समझ लीजिए। इफ, अगर दो मान लेते हैं नंबर है, x अगर y से बड़ा है, x किससे बड़ा है, y से बड़ा है, तो पहला रूल क्या है कि आप दोनों साइड एक नंबर ऐड कर सकते हो। आप दोनों साइड एक नंबर ऐड कर सकते हो, बशर्ते ये नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। सबका एग्जांपल लेंगे, डोंट वरी बी हैप्पी। चलिए एग्जांपल लेते हैं, चलिए पहले रूल लिख लेते हैं, उसका एग्जांपल लेंगे, डोंट वरी बी हैप्पी। दूसरा लेते हैं। दूसरा क्या है कि आप दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हो एक पॉजिटिव नंबर से, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, पर नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तीसरा रूल क्या है कि अगर आपने एक नंबर से मल्टीप्लाई किया जो निगेटिव है, तो इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा। चौथा क्या रूल है, आप दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हो, बशर्ते 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 इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदलेगा। देखिए अभी इनइक्वालिटी, अरे भाई एक चीज ध्यान रखिए, क्या ध्यान रखिए, कमाल होता है इसके साइन पे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन देखिए ग्रेटर है, तो इनइक्वालिटी का साइन बदलने का मतलब लेस हो जाएगा। इनइक्वालिटी का साइन यहाँ पे ग्रेटर है, तो इस बात को ध्यान रख के चलिए। तो अगर आप दोनों साइड स्क्वायर करते हो तो उसका इनइक्वालिटी तब नहीं चेंज होगा जब तक ये दोनों पॉजिटिव नहीं होगा। मतलब पॉजिटिव अगर होगा तो चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर निगेटिव हो गया तो कांड हो गया। निगेटिव हो गया तो इनइक्वालिटी बदलेगा। एक चीज बताइए, अगर रूल ऐसा है तो ऐसा नहीं हुआ तो क्या होता है। एक रूल जो बनाया जाता है, अब बोल देता है कि ये रूल ऐसा है, अगर वैसा फॉलो नहीं हुआ तो वो रूल वैसा नहीं होगा। यानी कि अगर ये अगर ये जो एक्स और वाई निगेटिव हो गया, इनइक्वालिटी पलट जाएगा। यहाँ अगर ई पॉजिटिव हो गया तो इनइक्वालिटी पलट जाएगा। यहाँ पे अगर ए निगेटिव हो गया तो पलट सकता है इनइक्वालिटी। तो रूल अगर जो है अगर वैसा नहीं है तो जो रूल बनाया गया है उसका उल्टा हो जाएगा। ये तो इतना कॉमन सेंस तो आपके पास होना चाहिए। बोलोगे सर वो कहाँ बता रहे हैं, समझ रहे हैं ना। आप किसी भी नंबर को रेसिप्रोकल कर सकते हो और इनइक्वालिटी जो है पलट जाएगा जब आपका एक्स और वाई का जो है सेम साइन रहेगा। सब समझा रहे हैं, डोंट वरी बी हैप्पी। अब देखिए समझिए, मान लेते हैं कि एक नंबर एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि हम लोग लेते हैं 2 और 3, 2 और 1 लेते हैं। अब बताइए 2 बड़ा है किससे, पहले तो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई, अब यही सब के लिए है। और ऑल, और ऑल कहने का मतलब क्या, ग्रेटर लेस, लेस इक्वल ग्रेटर इक्वल। मतलब 2 1 से बड़ा है। अब आप क्या करना चाहते हैं, दोनों साइड ए जोड़ रहे हैं। इनइक्वालिटी तब तक चेंज नहीं होगा जब तक आप ए जो जोड़ रहे हैं वो पॉजिटिव। अब चलिए 2 की तरफ आप जोड़ दिए 3 और इधर भी जोड़ दिए 3, तो क्या बताइए 5 4 से बड़ा न है क्या, बात सही है। लेकिन बताइए अगर आप 2 में माइनस कर दिए 3 और 1 में माइनस कर दिए 3, तो रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आया -1 ग्रेटर देन -2। -1 क्या हो गया, ग्रेटर देन -2, ये भी बात सही है। लेकिन अगर आप 2 में एक चीज बताइए, 2 में आप क्या कर दिए, माइनस कर दिए 2। आपने क्या किया कि 2 में माइनस कर दिया 2 और
ग्रेटर देन 1 में भी माइनस कर दिया 2, तो बताइए क्या आ जाएगा रिजल्ट, 0 ग्रेटर देन -1। यहाँ पे सब सही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप मेरे बातों को समझ रहे हो। जब कभी भी देखिए रूल कुछ नहीं होता, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर इनइक्वालिटी में पहले इफ मतलब क्या, अगर ऐसा है, अगर ऐसा बोल दिया गया है तो इसको उल्लंघन नहीं करिए। अगर आप दोनों साइड कुछ ऐड कर रहे हैं, दोनों साइड कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इस बात का बस ध्यान रखिए। एक हम ओवरऑल सीधा एक तरीका और कॉन्सेप्ट बता रहे हैं इनइक्वालिटी का आपको। ये रूल फूल बहुत जगह आप जनरल आप चेक करते रहिए, जितना चेक करना आप अपने अकॉर्डिंग रूल बनाते रहिए, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट को क्या ध्यान देना है। अगर आप एक बार अगर कहीं पे लिख दिया है कि 2 बड़ा है 1 से, ये बात हमको पता है, तब अभी इसके दोनों साइड आप हर ऑपरेशन ना कर सकते हो, प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो, रूट ले सकते हो। तो बस ध्यान क्या रखना है कि रिजल्ट सही आना चाहिए। अब आपने स्क्वायर किया, पता चल गया कि 4 लेस देन है 3 से, तो ये बात तो गलती हो गया। तो आप इसके साथ जो मन वो करो, पर जो रिजल्ट आए वो मैथमेटिकली सही आना चाहिए, इसलिए हम लोग ये सब चीज करते हैं। बताइए 2 बड़ा है 1 से, अगर आप दोनों साइड पॉजिटिव नंबर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, हमेशा ए भी बड़ा होगा किससे, 6 भी बड़ा होगा 3 से। अब मेरे मेन कॉन्सेप्ट को आप समझ रहे हैं। 2 बड़ा है 1 से, लेकिन आप -1 से कर दिए, चलिए 2 -1, अब ये बड़े रहे -1 और 1, तो क्या आ जाएगा, -2 बड़ा है क्या -1 से, नहीं ना, -1 बड़ा है, तो इसलिए -2 -1 से बड़ा था, इक्वलिटी क्या हो जाएगा, पलट गया। ठीक उसी प्रकार से स्क्वायर करने में, जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आपने बोला क्या क्या बोला कि आपने बोला कि अगर आपने बोला, चलिए इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि 2 अगर बड़ा है 3 से, तो 2 का स्क्वायर, 2 तो 3 से बड़े ना है, पहले तो 2 को 3 से बड़ा। इफ मतलब क्या, ऐसा पहले होना चाहिए तब ऐसा होगा, ऐसे ही नहीं है तो ये कैसे होगा। ऐसा हो गया तो मान लेते हैं कि चलिए 3 बड़ा है 2 से, स्क्वायर करिएगा तो 9 4 से बड़ा होगा। लेकिन देखिए अगर आप वैल्यू ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, वैल्यू क्या ले लेते हैं, यहाँ देखिए दोनों पॉजिटिव, आपने क्या किया, एक वैल्यू ले लिया -2, एक वैल्यू ले लिया और वैल्यू ले लिया 1। 1 किससे बड़ा है, 1 -2 से बड़ा है, लेकिन बताइए दोनों का स्क्वायर बड़ा है नहीं बड़ा है? क्या 1 4 से बड़ा है, नहीं बड़ा है। तो माइनस में देखिए गड़बड़ा गया ना, एक ले लिए या दोनों माइनस लीजिएगा, तब दोनों माइनस में भी रिजल्ट कैसा आ सकता है, तो पहले दोनों माइनस में चेक तो करिए। दोनों माइनस से मान लेते हैं -2 और -4 लेते हैं, पता है आपको -2 बड़ा है किससे, -4 से, स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा, 4 बड़ा है क्या 16 से, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये सही कब होगा, ये बात तब सही होगा जब आपका ये दोनों पॉजिटिव। ये कोई बोल रहे हैं कि ये सब कोई रूल नहीं है, आप मेन कॉन्सेप्ट को धर के चलिए कि अगर ऐसा है, तो अगर आप इसके साथ जो मन वो कर सकते हैं, पर रिजल्ट देखिए मैथमेटिकली सही होना चाहिए, पॉइंट यही खत्म। ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ पे क्या करा, एक्स और वाई का सेम साइन, जैसे कि मान लेते हैं कि 2, अगर 2 मान लेते हैं ग्रेटर देन है 1, 1/2 लेस देन होगा 1। देखिए एक्स और वाई का प्लस साइन, ये भी प्लस साइन है। अब अगर लेते हैं, मान लेते हैं -2 बड़ा है, सॉरी -2 मान लेते हैं, 1 बड़ा है -2 से, तो ऐसे टोटल कर दीजिए, 1/1 बड़ा है -1/2 से, तो रेसिप्रोकल किए तो कितना हो गया, -1/2। तो बताइए -1/2 से क्या है, 1 बड़ा है, और 1 बड़ा है -1/2 से, और रेसिप्रोकल किए तो ये भी क्या हो गया, इन दोनों का साइन डिफरेंट है ना। तो पहले तो 1 बड़ा है -2 से, अब इसको अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/1, यानी कि 1 अभी भी बड़ा है किससे, -1/2 से। जैसे कि अगला एग्जाम्पल लेके देखिए, जैसे मान लेते हैं कि -2 बड़ा है -4 से, रेसिप्रोकल किए तो -1/2 बड़ा है -1/4। तो क्या बताइए, अरे अरे यहाँ से करिए, यहाँ से करिए, -1/2 और 1, तो ऑब्वियसली बात है 1 बड़े है। 1 क्या है, 1 यहाँ पे, समझिए 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 समझिए, हो, अगर एक्स और वाई का साइन सेम होगा, एक्स और वाई का ओहो, एक्स और वाई का अगर साइन सेम हुआ तो अथी बदल जाएगा। अरे अरे हाँ देखिए, यहाँ नहीं ना बदला, मतलब रूल के अगेंस्ट जा रहा है ना, मतलब एक्स और वाई का अगर साइन सेम होगा तो बदलेगा, पर नहीं बदला तो साइन डिफरेंट है ना। अब देखिए साइन सेम है तो देखिए ये बदल जाएगा, क्योंकि -1/4 यहाँ ज्यादा बड़ा है, -1/4।
बात समझ, ये ज्यादा बड़ा है। देखिए साइन बदल गया ना, अगर एक्स और वाई का साइन सेम होगा तो अगर आप उस नंबर को रेसिप्रोकल करते हो तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इतना आपको माथापची नहीं करना है, सिर्फ ध्यान किस बात को रखना है, ध्यान इस बात को रखना है कि एक कंडीशन को फिक्स कर लीजिए, उसके बाद जो जैसे कि जो रूल अपनाना है वो रूल अपनाइए, पर मैथमेटिकली सही रखिए चीजों को। लास्ट में रिजल्ट देखिए कि मैथमेटिकली सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके अलावा कोई रूल नहीं, एग्जाम्पल सेट करके देखते रहिए। कोई दिक्कत नहीं। दो तीन बातें आप जानते हो कि बताइए, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है, या पॉजिटिव नंबर अगर कहीं पे लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। पॉजिटिव नंबर का मतलब है एक्स ग्रेटर देन जीरो, जहाँ पे एक्स का वैल्यू जीरो नहीं लिया गया है, क्योंकि जीरो पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है। तो अगर निगेटिव नंबर बोला गया है, देखिए कैलकुलस या कोई भी चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको ये बात पता है कि आपको टर्म्स के बारे में जानकारी होना, जो कि सवाल में टर्म ही लिखा जाएगा, दिस इज द पॉजिटिव नंबर, आपको वहां समझ में आती है एक्स बराबर ग्रेटर देन जीरो की बात। निगेटिव का मतलब होता है एक्स लेस देन जीरो, यहाँ भी एक्स नहीं लिया जा रहा है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है नॉन निगेटिव नंबर, नॉन निगेटिव मतलब क्या है, निगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव भी होना चाहिए और जीरो भी हो सकता है, यहाँ पे जीरो लिया गया है। और कहीं पे लिखा रहे नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव का क्या मतलब हो गया, पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव नहीं होना चाहिए तो एक्स लेस देन होना चाहिए जीरो, और जीरो भी हो सकता है। जीरो निगेटिव नंबर भी होता है, पॉजिटिव, दोनों के कैटेगरी में लिया जाता है। तो ये सब बातों को थोड़ा सा जो है ना, दिमाग के अपने खिड़की में खोल के रखें। बात समझ में आ रही होगी, तो दिमाग के खिड़की में खोल के रखें, बहुत यूज होगा। इनइक्वालिटी का हम लोग तो, अरे अभी टेंशन कहा दे रहे हैं, टेंशन नहीं लीजिए, टेंशन लीजिएगा तो चले जाइएगा, इसलिए बोल रहे हैं टेंशन नहीं देना है। आराम से पढ़िए, इनइक्वालिटी का सवाल आप आराम से कर सकते हैं, जो करना है करिए। जब मैं पढ़ाऊंगा ना आपको मॉडुलस फंक्शन या आगे फंक्शन, बहुत यूज होगा इनइक्वालिटी। अभी तो मैं बेसिक्स बता रहा हूँ यार, क्यों घबरा रहे हैं, डोंट वरी, बी हैप्पी। बात आपको समझ में आ रही होगी। अब चलिए, इनइक्वालिटी मान लेते हैं, दो फंक्शन है आपके पास, मान लेते हैं कि एक फंक्शन एफ एक्स है और दूसरा फंक्शन है जी एक्स। तो कह रहा है यहाँ पे कि एफ एक्स जो फंक्शन है वो किससे बड़ा है, क्योंकि फंक्शन के बीच में भी इनइक्वालिटी आ सकता है। कहने का क्या मतलब है, बोल दिया कि मान लेते हैं टू एक्स प्लस थ्री जो है वो बड़ा है फाइव एक्स प्लस सिक्स। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन तो आप यहाँ से आराम से निकाल सकते, इसको इधर करोगे इधर करोगे, लेकिन एज अ जनरल हम देखना चाहते हैं, ऐसा क्या करना चाहते हैं, एज हम लोग जनरल देखना चाहते हैं। बात समझ में आ रही है ना, एज हम लोग क्या करना चाहते हैं, जनरल देखना चाहते हैं। देखिए, जब कभी भी इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन को, इसका अगर सॉल्यूशन पूछेगा बताइए एक्स का क्या क्या वैसा वैल्यू हो सकता है, तो जब कभी भी हमको इनइक्वालिटी के फंक्शन को सॉल्व करना होता है तो हम लोग पहले एज्यूम करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम एफ एक्स बराबर जी एक्स, किसका ग्राफ बनेगा। अब ये नहीं बनाए थे एफ एक्स बराबर जी एक्स ग्राफ, मान लेते हैं कि एफ एक्स आपका ऐसे था और जी एक्स आपका ऐसे था, तो दो पॉइंट पे काट रहा था ना, मान लेते हैं ये एक्स वन पॉइंट था और ये एक्स टू पॉइंट था, ये एक्स वन पॉइंट था और ये क्या था, एक्स टू पॉइंट था। अगर ऐसा कह रहा है, डिपेंड करेगा कि एफ एक्स कौन सा है और जी एक्स कौन सा है, बात समझिए इस चीज को। तो इसका जो वैल्यू होगा, मतलब इसका जो सॉल्यूशन एक्स आएगा वो आगे वाले से छोटा और पीछे वाले से हमेशा, पीछे वाले से बड़ा होगा, यानी कि एक्स वन और एक्स टू के हमेशा क्या होगा, बीच में आएगा। एक्स वन और एक्स, देखिए आगे एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स का वैल्यू क्या होगा, दो वैल्यू बता सकते, क्या क्या होता था, एक एक्स वन दूसरा एक्स टू का सॉल्यूशन कितना होता, सॉल्यूशन दो होता है, एक्स वन और एक्स टू दोनों होता था। ठीक है, अब बताइए अगर कैसा है, एफ एक्स ग्रेटर है जी एक्स, अगर एफ एक्स ग्रेटर है जी एक्स से, इस बात को आपको ध्यान रखकर चलना होगा, अगर आपका एफ एक्स का वैल्यू बड़ा है जी एक्स से, तब जो बीच का वैल्यू है वो तो फिक्स है कि एक्स वन के बराबर, एक्स वन के बराबर तो नहीं ही होगा ना, एक्स टू के बराबर होगा, इस दोनों में क्या होगा, बीच में होगा। अगर उल्टा होगा, जी एक्स बड़ा है, मान लेते हैं एफ एक्स, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि एक्स वन से बड़ा एक्स होगा, सॉरी एक्स टू से बड़ा एक्स होगा, एक्स टू से छोटा, एक्स वन से छोटा होगा। ये एक्स वन और एक्स टू का वैल्यू अल्टा पल्टी कर सकता है, वो डिपेंड करता है ग्राफ पे, ग्राफ कैसा दिया।
ग्राफ कैसा दिया हुआ है इस बात पे डिपेंड करता है। क्यों हम ये बात आपको बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं, देखिए x1 इसका सॉल्यूशन है, तो x1 अगर इसका सॉल्यूशन है, fx1 भी fx1 को सेटिस्फाई करेगा, इसका कुछ वैल्यू होगा, gx1 का भी कुछ वैल्यू होगा। अब आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं ना कि fx1 का वैल्यू बड़ा है कि gx1 का वैल्यू बड़ा है। अगर fx1 का x1 पे वैल्यू बड़ा है, उसी तरह fx2 पे भी चेक कर सकते हैं। अगर x1 पे f फंक्शन का वैल्यू बड़ा है, तो बताइए x1 अगर x1 पे f फंक्शन का वैल्यू बड़ा है और रिजल्ट ऐसा दिया हुआ है कि f बड़ा है g से, तो बताइए x फंक्शन पे x1 पे वैल्यू पे fx का फंक्शन का वैल्यू क्या है, ज्यादा है। x1 जैसे 5 निकला और f ऑफ 5 निकाले तो वो निकल गया 20, और f g ऑफ 5 निकाले वो निकाले 10। x1 के वैल्यू पे अगर f का वैल्यू f फंक्शन का वैल्यू बड़ा है और ऐसा दिया हुआ है कि fx जो है वो ग्रेटर है एज gx से, और ये कह रहा है कि x1 पे f का वैल्यू बड़ा है, तो बताइए x1 पे अगर f का वैल्यू बड़ा है तो x1 से क्या होगा, वैल्यू x का छोटा ही होगा और x2 पीछा आ जाएगा, और इसी के उल्टा रहेगा, और इसी के उल्टा रहेगा, तो वैसा हो जाएगा। तो ये जो बात है कि, लेकिन हाँ पॉइंट यहाँ क्या है, यहाँ पे सॉल्यूशन x1 x2 था, यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा वो बीच में लाएगा रहेगा, क्योंकि तो इनइक्वालिटी है ना, बीच में लाएगा, इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी के ग्राफ को सॉल्व करने के लिए हमेशा मान लेते हैं कि इक्वल है, उसके बाद देखते हैं कि कंडीशन क्या है, एफ एक्स बड़ा है यानी कि उससे आगे जाना है कि पीछे जाना है, उसके बाद हम लोग कंडीशन को देख के तब सवालों को सॉल्व करते हैं। ये चीज आपको आगे आप 11 में जानते भी होंगे कि इनइक्वालिटी के ग्राफ को कैसे सॉल्व किया जाता है, और आप आगे होगा तो सीख पाएंगे इस चीज को। बेसिकली आपको समझ में आना चाहिए कि इनइक्वालिटी होता क्या है, क्योंकि यूज आपको यही तक होने वाला है कॉन्सेप्ट का। और ग्राफ भी होगा तो हम लोग आगे देख लेंगे। बात समझ में यहाँ तक आपको आ रही होगी। ठीक है, तो अब देखिए जी एक्स ग्राफ बड़ा है तो ऑब्वियसली बात है, देखिए अगर यहाँ पे समझ रहे हैं ना बात, तो अगर एफ एक्स बड़ा होगा, मान लो एफ एक्स क्या है, वाई का वैल्यू, एफ एक्स क्या है, वाई, जी एक्स क्या होगा, ये कुछ और वाई को दिखाएगा, वाई का वैल्यू बड़ा होगा मतलब है, अगर ये बात है तो एफ एक्स का ग्राफ ऊपर होगा और जी एक्स का ग्राफ कैसे भी क्या होगा, कुछ नीचे हो सकता है। एफ एक्स का ग्राफ उस वैल्यू के ऊपर होगा और जी एक्स का वैल्यू नीचे हो सकता है। यही ना पॉइंट है कि एफ एक्स बड़ा है यानी कि एक्स का जो ग्राफ है वो ऊपर है, मतलब जो कोऑर्डिनेट है वो एफ एक्स का ऊपर है जी एक्स से। ये आप जब एग्जाम्पल करोगे तब आपको ये चीज बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, और जी एक्स छोटा है यानी क्या, जी एक्स छोटा है यानी कि वाई जो लिखते हो और एक ग्राफ में दो ग्राफ में निकलना होगा, ये एफ एक्स होगा और ये जो है एफ एक्स एक ऐसा ग्राफ है जहाँ पे वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू किसी इंटरवल के लिए फिर नीचे हो सकता है, किसी इंटरवल के लिए तो ऊपर है। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग देख के बोला गया कि एफ एक्स जो है बड़ा है जी एक्स से, और एक्स वन और एक्स टू इसको एक्स वन लेके इंटरसेक्ट यहाँ किया ना, ये हो गया एक्स टू, इंटरसेक्ट यहाँ किया ना, ये हो गया एक्स वन। तो जो वैल्यूज आएगा वो वैल्यू इसके बीच में आएगा, ना कि एक्स वन पे नहीं आएगा ना कि एक्स टू। अब बोल रहा है एफ एक्स बड़ा होगा, एफ एक्स बड़ा होगा, एफ एक्स जो है बड़ा होगा, तो वैल्यू हमेशा जो एक्स का है वो इसके बीच में ही आएगा, क्योंकि एफ एक्स का वैल्यू ज्यादा है, एफ एक्स इनइक्वालिटी है, एक्स वन एक्स टू को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। एक्स वन का वैल्यू बड़ा हो सकता है जी एक्स वन से, एफ एक्स वन का वैल्यू बड़ा होगा जी एक्स वन का, ऐसा थोड़ी बोला है कि एफ एक्स वन का जो वैल्यू होगा वहीं पे जी एक्स वन का वैल्यू होगा, इक्वालिटी क्योंकि आप जानते ही हो यहाँ पे बोल रहा है बड़ा ज्यादा और कम की बातें कर रहा है, इनइक्वालिटी का थोड़ा सा समझ होनी चाहिए। अब देखिए, अब आगे जो हम लोग पॉइंट देखने वाले हैं वो पॉइंट बेसिकली इनइक्वालिटी में आप रूल्स को समझें और उसका यूज करना आपको आएगा तो आप आसानी से चीजों को देख लीजिए। ये ग्राफ वाली बात जब तक आपको कोई ग्राफ नहीं देगा उसके बाद आपको ये पूछ देगा, अब ये चीजों कैसे समझ सकते हैं, ये चीज आप फंक्शन के बीच में नहीं समझ पाएंगे, अगर आगे और भी हो सकेगा समझ पाएगा, लेकिन जब आप ग्राफ्स का चैप्टर पढ़िएगा
वहां आपको ये क्रिस्टल क्लियर होगा कि आपको कहना क्या चाह रहा है। वैसे आप खुद भी जानते होंगे अगर आप 11 में पढ़े होंगे तो। अब हम लोग देखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ, देखिए बेसिकली दो ही प्रकार का फंक्शन है, बात को थोड़ा सा समझ लीजिए। जो आपका फंक्शन होता है वो बेसिकली दो प्रकार का फंक्शन है। फिर अब ये बात आप 11 क्लास में भी जानते हो, फंक्शन भी बेसिकली आपका आपका दो प्रकार का, एक को कहा जाता है एल्जेब्रिक फंक्शन और दूसरे को कहा जाता है ट्रांसडेंसल फंक्शन। ट्रांसीडेंसल ट्रांसीडेंसल फंक्शन कहा जाता है। बेसिकली कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है एल्जेब्रिक और एक होता है ट्रांसीडेंटल, अरे जो भी हो उसको। एक होता है एल्जेब्रिक और दूसरा क्या होता है? ट्रांसीडेंटल फंक्शन। और एल्जेब्रिक के अंदर भी कैटेगरी आता है, होता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हो गया। एक होता है आपका रैशनल फंक्शन, होता है रैशनल फंक्शन। और एक होता है आपका, इसी में कैटेगरी आता है पीस वाइज। पीस वाइज, अब पीस वाइज फंक्शन का अपना कैटेगरी होता है। एक होता है मॉडुलस, एक मॉडुलस फंक्शन होता है। दूसरा होता है सिग्नम फंक्शन। एक होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एक होता है लीस्ट इंटीजर फंक्शन। एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट। ये सब चीज आप जान रहे हैं, फ्रैक्शनल पार्ट। ये हो गया। अब ट्रांसडेंटल में जो एल्जेब्रिक नहीं हुआ वो ट्रांसडेंटल, तो इसके अंदर आ जाता है ट्रीगो का फंक्शन, लॉग, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है, रिवर्स ट्रीगो आ जाता है, आईटीएफ, और आ जाता है कर्व्स। कर्व्स एल्जेब्रिक नहीं होते कुछ उसका। बेसिकली इतने प्रकार के फंक्शन होते हैं, तो हम लोग को इतने प्रकार के फंक्शन को पढ़ना है, समझ लीजिए बात को। अब जो नेक्स्ट वीडियोस आएगा वो पर्टिकुलर पर्टिकुलर फंक्शन को लेके एक वीडियो बनेगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को लेके पूरा बनेगा, लॉगरिथमिक को लेके पूरा बनेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर को लेके पूरा वीडियो बनेगा, सिग्नम को लेके पूरा बनेगा, मॉडुलस को किसी किसी में अगर छोटा होगा तो दो को मिला देंगे। लेकिन बेसिकली मेरा अगर वीडियो देखिए अगर 30 मिनट का भी अब बनेगा ना, तो हम प्रयास मेरा ये रहेगा कि मैं एक वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन के बारे में तो ताकि आपको उस फंक्शन के बारे में पूरा नॉलेज आए। ये सब बेसिकली इंपॉर्टेंट फंक्शन, फंक्शन और भी हो सकते हैं, दूसरे फंक्शन इनको छोड़ के जितने भी फंक्शन है उस फंक्शन को आप इनकी मदद से ड्रॉ कर सकते हो। इसी को तो पढ़ा जाता है कर्व स्केचिंग, जो आपके बीएससी में भी है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। कर्व स्केचिंग, कर्व स्केचिंग क्या है? इन्हीं सब फंक्शन की, इसलिए तो बोल रहे हैं भाई बीएससी के कैलकुलस को पढ़ने के लिए फंक्शन का नॉलेज बहुत जरूरी है। जब तक आपको बेसिक्स फंक्शन के ज्ञान नहीं होंगे तब तक आप कर्व स्केचिंग करने में बहुत दिक्कतें आपको आएंगी। ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन भी इसमें हम लोग आगे देखेंगे। अब जो आपका नेक्स्ट लेक्चर्स आएगा उसमें बेसिकली हम लोग हर फंक्शन को अलग अलग डील करेंगे। इतना बात समझ में आ रही है ना? आखिर अब सवाल ये आया कि सर हम लोग इस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे क्या? सब फंक्शन मॉडुलस के बारे में क्या पढ़ेंगे? तो बेसिकली हम सब का क्या क्या देखेंगे? डोमेन देखेंगे, रेंज देखेंगे। इस सब फंक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा ना, तब मैं आपको डोमेन और रेंज के बारे में बताऊंगा। हो सकता है तो बीच में भी बता दो। डोमेन देखेंगे, रेंज देखेंगे, और क्या देखेंगे? फंक्शन का ग्राफ देखेंगे। तीसरा जो चीज देखेंगे प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्रॉपर्टीज होता है जैसे मॉडुलस का प्रॉपर्टीज होता है, एक्स प्लस ए है, वही है। प्रॉपर्टीज देखेंगे और क्वेश्चंस। तो प्रत्येक फंक्शन के बारे में, ये सब किसके लिए है? ये सब कोड, ईच फंक्शन, प्रत्येक फंक्शन के बारे में हम लोग ये सब चीज देखने वाले हैं। बात समझ में आ रही है ना? प्रत्येक फंक्शन के बारे में हम लोग ये सब चीज देखने वाले हैं। स्टार्टिंग कहाँ से होगा? स्टार्टिंग होगा पॉलिनोमियल से। स्टार्टिंग कहाँ से होगा? पॉलिनोमियल फंक्शन से।
बात समझ में आ रही है? पॉलिनोमियल फंक्शन, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन किसको कहते हैं? नॉट एल्जेब्रिक, जो एल्जेब्रिक नहीं हो उसको हम लोग ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कहते हैं। एल्जेब्रिक फंक्शन किसको कहते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन के साथ जो आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हो उसको हम लोग एल्जेब्रिक फंक्शन कहते हैं। द मैथमेटिकल, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े हो ना, द मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या क्या है? प्लस माइनस, गुना, भाग, एक्सपोनेंट, विथ पॉलिनोमियल रूट भी आ जाता है। जैसे अरे ये आ गया तो रूट आइए नहीं गया, एक्स स्क्वायर का रूट क्या होगा? एक्स प्लस माइनस वन हो जाएगा अगर वन के बराबर है तो। विथ पॉलिनोमियल फंक्शन, जैसे कि समझिए y बराबर अगर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस टू, देखिए ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है ना। देखिए किससे जुड़ा हुआ है? एडिशन से जुड़ा हुआ है। जैसे कि y बराबर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, तो मे और मे नॉट में जुड़ा भी जा सकता है, जुड़ा नहीं भी। जैसे अगर कहीं पे y बराबर है एक्स स्क्वायर हो तो ये कहाँ प्लस माइनस से जुड़ा है? नहीं ना जुड़ा है। ऑपरेशन से वो भी सर, लेकिन एल्जेब्रिक फंक्शन तो है। एल्जेब्रिक फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन का जो एक्सप्रेशन है, अब वो पॉलिनोमियल फंक्शन मैथमेटिकल ऑपरेशन से जुड़ा रह सकता है और जुड़ा नहीं, जैसे कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस टू बाय अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन, ये भी एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। अब इसके अंदर देखिए इसका जो ये सब चीज, ये सब क्या है? पॉलिनोमियल्स है। और इस पॉलिनोमियल पे क्या आ सकते हैं? रूट आ सकते हैं, प्लस आ सकते हैं, माइनस आ सकते हैं, गुना आ सकते हैं, भागा आ सकते हैं। इन सबों को हम लोग क्या कहते हैं? इन सभी प्रकार की चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? एल्जेब्रिक फंक्शन कहते हैं। एल्जेब्रिक फंक्शन बनता कैसे है? एल्जेब्रिक फंक्शन बनता है जब हम पॉलिनोमियल फंक्शन के साथ मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाते हैं, तब जो एक्सप्रेशन या फंक्शन बन के आते हैं। फंक्शन भी एक एक्सप्रेशन है ना, जैसे कि एक्स वाई इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री, ये क्या है? ये इक्वेशन है। इक्वेशन मतलब क्या? एक्सप्रेशन है। और ये क्या है? फंक्शन भी है। फंक्शन को ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, जो मेरा टेंसर का वीडियो देखे होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। फंक्शन एक एक्सप्रेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, इक्वेशन है। तो इसको एल्जेब्रिक फंक्शन बनता कैसे? पॉलिनोमियल के साथ जब हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं तो वो कैसा बन के आता है? वो बन के आता है आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या एल्जेब्रिक फंक्शन उसको कहते हैं। क्या हर पॉलिनोमियल फंक्शन एल्जेब्रिक फंक्शन होता है? जी हाँ, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, हर पॉलिनोमियल फंक्शन एल्जेब्रिक फंक्शन होता है। और क्या हर एल्जेब्रिक फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन होता है? कि नहीं। क्या बताइए, ये फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है क्या आपको? अब चलिए एक सवाल लेते हैं, y बराबर एक्स पावर वन बाई थ्री प्लस वन, क्या ये एल्जेब्रिक फंक्शन है? जी हाँ, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है। क्योंकि देखिए एक्स, अब लिखा हुआ है एक्स, अब पावर गया वन बाई थ्री, ये एल्जेब्रिक फंक्शन तो है, एल्जेब्रिक फंक्शन तो ये है। पर क्या ये एल्जेब्रिक फंक्शन एक पॉलिनोमियल फंक्शन है? नहीं, फंक्शन है। आपने यहाँ चुना तो एक्स, पर इसके एक्स के पावर में एक ऐसा चीज दे दिया जो कि पॉलिनोमियल में नहीं आता है। पॉलिनोमियल में एक्स का जो एन होता है वो होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन यहाँ पे ये इंटीजर नहीं है, पॉजिटिव तो है पर इंटीजर नहीं है। तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या फंक्शन तो है, पर ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। तो हर एल्जेब्रिक फंक्शन एक पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होता है। और अगर हम y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस थ्री एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर एन तक लिख दिया जाए, क्या ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है? तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ये अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो क्या ये एल्जेब्रिक फंक्शन होगा? तो बिल्कुल होगा। हर एल्जेब्रिक फंक्शन एक पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। लेकिन हर पॉलिनोमियल फंक्शन एक एल्जेब्रिक, सॉरी, हर एल्जेब्रिक फंक्शन एक पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं हो सकता है। क्योंकि आपने क्या किया? एल्जेब्रिक फंक्शन बनाया तो पॉलिनोमियल के साथ, लेकिन पॉलिनोमियल के साथ हेरफेर कर दिया। आपने चुना पॉलिनोमियल को, लेकिन उसके साथ आपने मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा के उसके फॉर्मे को बदल दिया। जैसे आपने यहाँ एक्स को चुना, पर आपने एक्स में क्या क्या करामती कर दिया? एक्स पे वन बाई थ्री दे दिया प्लस वन का। आपने चुना तो पॉलिनोमियल ही फंक्शन को, लेकिन जब आप एक एल्जेब्रिक फंक्शन बना रहे हो तो वहाँ पे जरूरी नहीं कि हर देखिए फिर ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, पर ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, ये एक polynomial नहीं है।
हर एल्जेब्रिक फंक्शन पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। एल्जेब्रिक फंक्शन बनता है पॉलिनोमियल की मदद से ही, लेकिन जब आप उसको ऐसा प्रकार का एल्जेब्रिक फंक्शन तो कैसे भी बना सकते हैं पॉलिनोमियल के साथ, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो कुछ भी कर देने के बाद जो बचता है ना वो पॉलिनोमियल नहीं रहता। तो ये ऐसा किए तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसा कर देंगे तो काम हो गया। हर एल्जेब्रिक फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होता है, पर हर पॉलिनोमियल फंक्शन एक एल्जेब्रिक फंक्शन जरूर होता है। अब हमारा क्लास स्टार्ट होगा पॉलिनोमियल फंक्शन से, करके हम लोग इतनी चीजों के बारे में ईच फंक्शन पे देखेंगे, हर एक फंक्शन के बारे में इतना नॉलेज हम लोग देंगे। बात समझ में आ रही है? इनइक्वालिटी को ध्यान में रखें, इंटरवल्स को ध्यान में रखें, फंक्शन का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें कि फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, फंक्शन सिंगल वैल्यू फंक्शन होना चाहिए, फंक्शन का इनपुट यहाँ रियल नंबर के सेट से है, आउटपुट भी रियल नंबर के सेट है। ये सब हमारा पूरे चैप्टर में एक कंडीशन रहेगा, इससे बाहर आप नहीं जा सकते, इससे बाहर आपको नहीं जाना है। अभी आगे देखेंगे, सीईओ को सीखेंगे, बहुत प्रकार की चीजें हायर लेवल पे तो बहुत सारी चीजें होती हैं। ये था आपका आज का लेक्चर। अगले लेक्चर से हम लोग, जब भी अब लेक्चर बनेगा, अगले लेक्चर से हम लोग प्रत्येक फंक्शन को एक एक वीडियो कर करके समझेंगे डीपली और अच्छे से समझेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो, आगे बढ़ेंगे। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, जो जो दिक्कत आते हैं, मान लेते कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रहा, तो पहले अपना दिमाग लगाएं, सबसे इम्पोर्टेंट बात है अपना दिमाग लगाएं। और प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। जैसे पहले आप अपना दिमाग लगाएं, जैसे देखिए इस पूरे लेक्चर में आपको एक जगह कंफ्यूजन आ सकता है क्योंकि इनइक्वालिटी के वैल्यू पे। तो जब आप क्या करें कि 11th में ग्राफ का बुक होता है ना, ग्राफ ले और उसमें इनइक्वालिटी का ग्राफ सॉल्व करें, या फिर कहीं पे यूट्यूब पे सर्च करें और देखिए कि इनइक्वालिटी का ग्राफ कैसे सॉल्व होता है, आपको वहां से हर चीज क्लियर हो जाएगा। तो इनइक्वालिटी का ग्राफ खुद बताने में आधे से पौने घंटा लग सकता है। ये बात आई हो आप समझ पा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।